जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है, स्वागत, स्वागत। वेलकम टू ऑल डियर फ्यूचर टीचर। आप तमाम भावी शिक्षकों का मैं सर्वेश स्वागत करता हूँ सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। साथियों, ये है आपके अपने प्यारे गुरुजी प्रवीण सर का बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण समान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला 3। सर पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं हमको और हम आप लोगों को करा देते हैं। तो शिक्षक तो बनना ही है सीरीज के तहत। यह आपका प्रवीण सर का तीसरा नंबर का क्लास है, मोस्ट इंपोर्टेंट 50 मॉडल क्वेश्चन पेपर। दो प्रश्न पक्का, इससे अच्छा कहीं भी नहीं। ऐसा डिस्कशन आपको सिर्फ और सिर्फ एडुटेरिया के माध्यम से ही उपलब्ध हो सकता है साथियों। ओके, और साथ ही साथ आपको हमारे चैनल पर मिलता है ये गुरु चेला क्लास, जिसमें आपके गुरु हैं डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस, जो कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। और इस पीडीएफ से आपको डिटेल में कराया जाता है हिंदी, बायोलॉजी, वो भी पूरा एचडी में, एचडी जीव विज्ञान क्लास के नाम से। ओके, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर अगर आपने अभी तक इन सभी क्लासों को नहीं देखा है तो जरूर देखें। साथ ही साथ भारत का सामान्य भूगोल परिचय के तहत आपको कराया गया, और बीपीएससी का इससे ज्यादा पूछने का औकात नहीं है साथियों। ओके, और ये जो है आपका क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दीवार पर बैठकर मैंने आपको कराया है आधुनिक भारत का इतिहास, वो भी पूरा डिटेल से, पूरा डिटेल से। और हाँ साथियों, याद रखिएगा, यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। अब क्या है कि बीपीएससी एग्जाम लेने वाला है शिक्षक भर्ती का। बहुत सारे छात्र हमारे डर रहे हैं, बहुत सारे घबरा रहे हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। उनसे अच्छा है कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो उनसे कहीं गुने अच्छे हैं, क्योंकि सरकार जो है किसी भी मुद्दे पे कम से कम 7वें चरण के नियोजित शिक्षक के लिए एग्जाम को पोस्टपोन करने के पक्ष में नहीं है। अगर एग्जाम पोस्टपोन होगा भी तो जो शिक्षक पहले से नियोजित है उनके लिए। अतः ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है, आपको यहाँ करना ही होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास, जिसमें आपको उपलब्ध है सेट। ओके, 50 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट सेट, और ये महत्वपूर्ण समान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला 3 है। ओके, और ये क्लास यूजफुल है हर चीज के लिए। लेकिन सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लूनार कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? लूनार कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लूनार कास्टिक के नाम से जाना जाता है आपको किसे, बताइए, कमेंट कीजिए। लूनार कास्टिक के नाम से जाना जाता है सिल्वर आयोडाइड को। किसको? सिल्वर आयोडाइड को जाना जाता है। ओके, लूनार कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को जाना जाता है। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर स्याही के रूप में किया जाता है। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। और सिल्वर आयोडाइड को क्या कहते हैं साथियों? तो कृत्रिम वर्षा। क्या कहते हैं? कृत्रिम वर्षा कहते हैं। ठीक है ना। और सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आर्टिफिशियल चमक के रूप में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? मतलब कौन ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करता है, बंधन बनाता है? वो तत्व है आपका क्लोरीन। और क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? वर्ग 17 के तत्व है। किसके तत्व है? वर्ग 17 के तत्व है। वर्ग 17 के तत्व को किस नाम से जाना जाता है? हेलोजन। हेलोजन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो क्लोरीन है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 17 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो परमाणु द्रव्यमान है 34.456, यानी कि लगभग कितना? 36। ओके, और इसके बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 3s2 3p6। और यहाँ पर क्या होगा आपका? तो यहाँ पर होगा नियोन। क्या होगा? नियोन। ओके, ये क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ओके, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे क्या है? अधिक है, मैक्सिमम। कहता है ग्रीकोनाइट किसका अयस्क है? ग्रीकोनाइट किसका अयस्क है साथियों? ग्रीकोनाइट अयस्क है कैडमियम का। किसका? कैडमियम का अयस्क है। कैडमियम एक वाला एकमात्र खनिज ग्रीकोसाइट है। यह कैडमियम ज्यादातर यूएस, बोलिविया, ग्वाटेमाला, यूएस, बोलिविया, ग्वाटेमाला मतलब क्या है? उत्तरी अमेरिकी महादेश के देशों में पाया जाता है। कैडमियम का प्रयोग रिचार्जेबल निकेल कैडमियम बैटरी में किया जाता है। निकेल कैडमियम बैटरी में किया जाता है। किसका? कैडमियम का व्यापक रूप से प्रयोग। कैडमियम की परमाणु संख्या कितनी है? 48 है। कितनी है? 48 है। और परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो 112 है।
ठीक ना। चलिए, गन मेटल मिश्र धातु है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल मिश्र धातु है साथियों तांबा, जिंक और टीन का। ये रैपिड फायर क्लास है इसलिए। और कहेगा आपको, यहाँ देखिए तांबा, जिंक और टीन गन मेटल का मिश्र धातु का व्यूह है। तांबा, जिंक और निकेल मतलब CZN। कॉपर, जिंक, निकेल से सिटीजन कहाँ का होता है? तो जर्मनी का। जर्मन सिल्वर क्या होता है? कॉपर, जिंक और निकेल से जर्मन सिल्वर। तांबा और जिंक और लोहा डेलामाइट का व्यूह है। तांबा, जिंक और लोहा डेलामाइट। डेलामाइट तेल जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो डुरेलियम का प्रयोग एल्युमिनियम और इसका चांदी का प्रयोग से जो डुरेलियम बनता है उसका प्रयोग वायुयान में किया जाता है। ओके, गन मेटल का प्रयोग गन बंदूक बनाने में किया जाता है साथियों। शरद विश्व की स्थिति कब होती है? शरद विश्व का मतलब क्या है? आपका देखिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के बीचों बीच में क्या है? भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। तो इसके ऊपर क्या है आपका? 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। तो आपको पता है कि इस 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे नॉर्थ पे सूर्य कब लंबा चमकता है? 21 जून को। ओके, और यहाँ कब चमकता है आपका? 23 या 22 दिसंबर को। और यहाँ कब चमकता है? तो साल में 2 बार। कब? तो 21 मार्च और 22 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर या 22 सितंबर। 21 मार्च, जब 21 मार्च को सूर्य यहाँ से ऊपर आने लगेगा तो नीचे जाने लगेगा तो कौन सा विश्व हो जाएगा? शरद विश्व हो जाएगा, यानी कि 23 सितंबर को। ओके, तो 23 सितंबर को कौन सा विश्व होता है? शरद विश्व होता है। ओके, क्यों होता है समझा दिए। और पृथ्वी जो सन का जो चक्कर लगाती है वो किसके तहत लगाती है? तो एक यूकिनॉक्स के तहत। ये जो वृत्ताकार पथ नहीं है बल्कि क्या है? पैराबोलिक पथ है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र दिन व रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। दिन व रात की अवधि के बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इसे विषुव क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। विषुव जब दिन और रात बराबर होता है या सम रात होते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव की स्थिति आती है तथा 23 मार्च सितंबर को आपका क्या है? शरद विषुव की स्थिति आती है। ओके, ठीक है ना साथियों। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है? आपको पता है कि आपको पता ही होगा युकाटन जल संधि कहाँ है? युकाटन जल संधि जो है यह मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियाई प्रशांत अटलांटिक सागर को जोड़ता है। ओके, सुंडा जल संधि जो है जावा सागर और आपका हिंद महासागर को जोड़ता है। पाक जल संधि जो है ये इससे आपका अरब सागर से बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ये आपका क्या है? मलक्का जल संधि। और आइए मलक्का जल संधि कहाँ है मैप में देखते हैं। ये देखिए ये है आपका साउथ चाइना सी और ये है आपका अंडमान सी और यहाँ से है आपका मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि पर किसका अधिकार है? तो सिंगापुर का अधिकार है। ऊपर सिंगापुर है और नीचे क्या है? इंडोनेशिया है। और यहीं से मलक्का जल संधि से होकर अंडमान सागर में जाते हो। और यहाँ पर है पाक जल संधि और यहाँ पर आपका क्या है? सुंडा गर्त। क्या है? देखिए ये सुंडा गर्त है। हिंद महासागर को किससे जोड़ता है? प्रशांत महासागर से। ठीक है ना। और यूकाटन चैनल का मैप तो यहाँ उपलब्ध नहीं है। ये क्या है आपका? मैक्सिको के पास है। मैक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर से। ग्रैंड कैनेडियन बांध किस नदी पर? देखिए ग्रैंड कैनेडियन एक बहुत बड़ा गड्ढा है और इसी के पार आपको पता है क्या स्थित है? मृत वैली स्थित है। आप लोग सुने होंगे मृत वैली, डेथ वैली, तो कैलोरेडो नदी पर है। किस नदी पर है? कैलोरेडो नदी पर। कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में है। ओके, और जाम्बेजी और नील नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी क्यों है भैया लंबी नदी? क्योंकि नील नदी, दो नदी व्हाइट नील और ब्लू नील के खार्तूम में मिलने से बनती है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ये आपका क्या है? कैलोरेडो नदी है और ये देखिए ग्रेट कैलोरेडो नदी पर यहाँ क्या है? देखते हैं ये ग्रेट खद्दा महान अभ्रंश। ठीक ना। तथा ग्रेट कैनेडियन एवं हुबर बांध, ग्रेट कैनेडियन एवं हुबर बांध किस नदी पर? तो ये हुबर बांध बहुत बार पूछा जाता है। ग्रैंड कैनेडियन तो ये क्या है? लोग जान गए हैं। लेकिन हुबर बांध और जाम्बेजी नदी पर क्या है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है विक्टोरिया फॉल। ओके, तथा निम्न में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा किसे कहते हैं? तो अगर मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है तो पृथ्वी के ध्रुव से जो जलधारा किसके तरफ आती है? विषुवत रेखा की ओर आती है। वो जलधारा कैसी होती है? ठंडी होती है। लेकिन जो जो कहां से विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाती है वो गर्म जलधारा होती है।
अब अलास्का की धारा कैसी है? तो ठंडी जल धारा है, किसकी? प्रशांत महासागर। आइए, प्रशांत महासागर का आकार क्या है? वो आकार का है। ये कुल पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग कवर करता है? 45% भाग। पूरे पृथ्वी का 45% भाग पे कौन है? प्रशांत महासागर है। आइए इसको थोड़ा जूम करके आपको और एक दो धाराएं दिखाते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पॉइंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये देखिए, आपको अलास्का की धारा यहाँ दिख गया होगा। ये कैसी धारा है? ठंडी जल धारा है। ओके, और इसी की वजह से क्या होता है, अलास्का में बर्फ जमा हुआ रहता है। और जहां जहां, और ये देखो गल्फ स्ट्रीम जो है, ये गल्फ स्ट्रीम क्या है आपका? गल्फ स्ट्रीम सबसे गर्म जल धारा। स्ट्रीम मतलब क्या होता है? जब धाराएं बहुत तेज चलती है तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रीम कहते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है, ठीक ना। और आप लोग ये याद रखिए, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट यहाँ चलता है हिंद महासागर में, और इक्वेटर के पास वही इक्वेटोरियल टेरियल करेंट ही चलता है। ऊपर की ओर चलेगा तो नॉर्थ, नीचे की ओर चलेगा तो साउथ। और यहाँ देखिए ब्राजील के पास, ये ब्राजील की गर्म जल धारा है। और जहां जहां गर्म जल धारा है वहां वहां मरुस्थल नहीं है। और यहाँ देखिए आपका क्या है? बेंगोला की ठंडी जलधारा है। और इसी ठंडी जलधारा की वजह से यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? तो कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ देखिए आपको गर्म जलधारा है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा, और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा की वजह से यहाँ क्या है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, निप्सन मरुस्थल है, ठीक ना। अब ये जापान के पास क्या है? कुरोशिको की धारा है। ओके, और जहां पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा यहाँ मिल रही है, कहीं पर क्या है? जापान में खूब ज्यादा डागर बैंक है, खूब ज्यादा क्या होता है? मछलियों का उत्पादन होता है। ओके, तो ओसियो की धारा, हम्बोल्ट धारा, पेरुवियन धारा और कैलिफोर्निया धारा, कुलायर या कोस्टक धारा आदि प्रशांत महासागर की क्या है? ठंडी जलधारा है। एल नीनो धारा अलास्का की धारा, ये देखिए अलास्का की धारा यहाँ है, तो ये क्या है? गर्म। आदि धारा, सुसीमा धारा, किर्स्को धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा और न्यू साउथ वेल्स धारा प्रशांत महासागर की क्या है? गर्म जलधारा है। और इसी अलास्का की गर्म जलधारा की वजह से क्या होता है कि यूएसए और कनाडा में व्यापार हो पाता है। और साथ ही साथ ये गल्फ स्ट्रीम, और ये जो गल्फ स्ट्रीम के बाद नॉर्वेजियन धारा है, इसी के वजह से क्या होता है? रूस भी व्यापार कर पाता है, ठीक ना। और यहीं पर रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह भी अवस्थित है। ओके, चलिए, तो आप लोग देख लिए धाराएं दो प्रकार की होती है, ठंडी और, हाँ, आप लोग फेरल का नियम भी पढ़े होंगे। उसमें जो उत्तरी गोलार्ध की धारा होती है वो अपने किधर मुड़ती है? बाईं ओर। और जो दक्षिण गोलार्ध की धाराएं होती है वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। धाराओं के रूप में उल्टा और पवन के रूप में उल्टा होता है, ठीक है। कहता है भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? आपको जब हम ज्योग्राफी करा रहे थे, भूगोल, इसमें इसको डिटेल से करा दिए हैं कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 5 राज्यों क्या है? तो क्या है आपका? आंधी में छतुरा। क्या है? आंधी में छतपुरा। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों यहाँ क्या है? उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, इन राज्यों से होकर क्या होता है आपका? गुजरता है। यहाँ पर क्या है आपका? उड़ीसा है, तो आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैप भी बना हुआ है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम लोग 7.5 डिग्री देशांतर के गुणक को ही मानक देशांतर मान सकते हैं। और 7.5 डिग्री का ही गुणक है, तो इसलिए इसे माना गया। आप नहीं तो सोच रहे होंगे कि यहाँ क्यों नहीं माना गया, जो बीचों बीच से गुजरता है उसे, ठीक है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी कहाँ से गुजर रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका क्या है? उत्तर प्रदेश से जैसे ही निकला तो यहाँ क्या आएगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या? आंध्र प्रदेश। ओके, और थोड़ा सा ये कहा है? मध्य प्रदेश में भी इंटर कर रहा है। इस तरह से 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा है, जो कि ग्रीनविच से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरता है। ओके, कहता है भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम भूमि। देखिए ये भारत है ऐसे, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यहाँ है, जिसका नाम है केप कमोडिन। लेकिन मुख्य भूमि के बाद का दक्षिणतम बिंदु यहाँ है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। और भारत का उत्तरी भूमि क्या है? इंदिरा कौल है। उत्तरी पॉइंट क्या है? इंदिरा कौल। और पूर्वी पॉइंट आपका क्या है? पश्चिमी पॉइंट है गौर माता। और पूर्वी पॉइंट क्या है? तो पूर्वी पॉइंट यहाँ पर है वारंगल या फिर किबिथु। तो आइए देख लीजिए आपका, ये क्या है? भारत का दक्षिण सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है केप कमोडिन।
ओके, केप कोमोरिन भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भारत की मुख्य भूमि से दूर और कितने डिग्री पे स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट पे। ये कितने पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पे। ओके, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ओके, और ये आपको पता है, ये है आपका कच्छ, ये है काठियावाड़ के तट, उसके बाद ये है कोंकण तट, उसके बाद ये है मालाबार तट, ये है आपका कोरोमंडल तट, उसके बाद क्या है? नॉर्थ मूर्ति सरकार तट, उसके बाद उत्कल तट। और समुद्र से सीमा लगने वाले भारत के कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। सबसे लंबी सीमा समुद्र से किसकी लगती है? तो गुजरात की। और सबसे कम किसकी लगती है? गोवा की। ओके, आपको बहुत ज्यादा फैक्ट कराया जा रहा है, बस इस वीडियो को आपको 2 बार देखना है। इनमें से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? आपको बताए हैं, ऐसे भारत है यहाँ, और यहाँ नीचे क्या है? इस तरह से पश्चिम बंगाल स्थित है। तो पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर ऐसे पश्चिम बंगाल स्थित है मुर्गा की तरह, ठीक ना? तो पश्चिम बंगाल की सीधी सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो भूटान के साथ तो लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, नेपाल के साथ। म्यांमार के साथ नहीं लगती, क्योंकि म्यांमार कहाँ है? यहाँ है। और म्यांमार और भारत के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम क्या है? अराकान, अराकाम योमा। ओके, ये सब हम लोग करा चुके हैं। ओके, निम्न में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती है? तो आपको पढ़ा दिए म्यांमार। ओके, और पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय, जिसके संस्थापक कौन थे? जॉब चोरनॉक। कौन थे? जॉब चोरनॉक। ओके, और कोलकाता जो है पहले कालीकाता नामक ग्राम था, कालीकाता, सूतानाती, ये सब जो है अंग्रेजों ने किससे उधार लिया था? ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली कंपन को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। देखिए आवृत्ति क्या है? तो ऐसे एकदम कंपन बहुत तेज में होगा, तो हमारी ध्वनि की आवृत्ति क्या है? अधिक है, कम है? हमारी कम है। आवृत्ति कम है तो आवाज मोटा, और आवृत्ति अधिक हो जाता तो आवाज पतला आता है। लड़कियों की आवृत्ति कम। तारतम्य ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि पतली या मोटी समझी जाती है। पतली ध्वनि का तारतम्य अधिक एवं मोटी ध्वनि का तारतम्य कम होता है। तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो लड़कियों की आवाज क्या होती है? आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए उसका ध्वनि क्या होता है? तारतम्य कम होता है, इसलिए आवाज सुरीली होता है। और उसके बाद वो फोन करती है, बोलती है हेलो, आप क्या होते हैं? वहीं पर आपका विकेट गिर जाता है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग सब मोटरसाइकिल बाइकर होंगे, बाइक चलाते होंगे, और टीचर बन जाइएगा, दहेज में सब बाइक लेवे कीजिएगा। कोई बुलेट लेगा, कोई करिश्मा लेगा, कोई कौन लेगा भाई? कमेंट बॉक्स में लिखो। हार्ले डेविडसन, BMW और भी लीजिएगा क्या? दहेज लेना और दोना, दोनों कानून के हिसाब से दंडनीय अपराध है। अतः दहेज ना ले, ना दे, बस मास्टरनी लड़की ढूंढ के शादी कर लेना है, ठीक ना? कहता है। और उसके बाद अवतल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग हेडलाइट में होता है। कहाँ? हेड लाइट में। आइए ना, सब तो अपना व्यवस्था करके रखवे किए हैं। उत्तल दर्पण, देखिए यहाँ क्या है? टॉर्च में, और ये साइड मिरर, और ये सब में किसका उपयोग हो रहा है? कौन क्या मिरर का? मतलब अवतल दर्पण का। डॉक्टर जो यूज करता है दर्पण, वो भी क्या है? अवतल। और दरवाजा में जो लेंस लगा रहता है, वो भी क्या है? उत्तल। तब ना आप उस पार से देखते हैं तो सामने जो खड़ा रहता है पूरा दिख जाता है। और साइड मिरर के रूप में भी क्या चीज? उत्तल दर्पण। ओके, और अब आप एक चीज और याद रखिए, हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तब ना आप जब नाई के दुकान पे जाते हैं तो आपको अपना जो बाल दाढ़ी है वो बड़ा बड़ा नजर आता है, और आप तुरंत क्या करते हैं? सेव करवा लेते हैं, और इससे नाई महाराज का क्या हो जाता है? फायदा हो जाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? देखिए इंद्रधनुष 2 तरह के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। अगर एक बार अपवर्तन, 2 बार परावर्तन होगा तो कौन सा बनेगा? प्राथमिक बनेगा। ओके, और प्राथमिक में सबसे अंदर की ओर कौन होता है? बैगनी, और बाहर की ओर कौन होता है? रेड होता है। ओके, प्राथमिक धनुष में बैंगनी रंग अंदर तथा लाल रंग बाहर होता है। बारिश के अंदर बनने वाले धनुष की बात करें तो यह सुबह को पश्चिम दिशा में और शाम, कहता है दोपहर में इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? ठीक 12 बजे से 1 बजे के बीच में इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? सोचिए सोचिए। तो बिल्कुल सही, कहीं नहीं बनेगा, बिकॉज जब तक किरणें अपोजिट नहीं होगी इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? विच ऑफ दीज इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव?
तो परासरब तरंगे या बीटा किरणें, तो ये दोनों है, परासरब तरंगे और बीटा किरणें क्या है, दोनों आपके क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। दृश्य दृश्य प्रकाश तरंगे, पराबैंगनिक किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें किरणें और गामा किरणें आदि विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ओके, और यहाँ पर दिया हुआ आपको द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सबसे कम जो विद्युत तरंगीय किरणें है वो क्या है आपका, वो है रेडियो वेव, और सबसे ज्यादा क्या है, गामा वेव, सबसे ज्यादा क्या है, गामा वेव है। उसके बाद आपका क्या है, एक्स वेव है। ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद माइक्रोवेव, आप लोग माइक्रोवेव का यूज किए होंगे, माइक्रोवेव का यूज खाना गर्म करने के लिए। इंफ्रारेड रे का आप लोग यूज करते हैं किसमें, तो रिमोट में कौन सा रे होता है, इंफ्रारेड रे, टीवी उवी चलाने वाला रिमोट। और विजुअल लाइट तो आप लोग बल्ब में कौन सा लाइट होता है, विजुअल लाइट। और अल्ट्रा वायलेट रे जो कि क्या होते हैं, सन से आती है और जिसको ओजोन परत सोख लेता है, ठीक है ना। और उसके बाद एक्सरे करने के लिए हड्डी उड्डी टूट जाता है तो आप लोग एक्सरे करवाते हैं। और गामा रे का प्रयोग, और गामा रे कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसमें किया जाता है, कैंसर के इलाज में किया जाता है। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन महोदय ने की थी। किसने की थी, न्यूटन। ये देखिए प्रयोग कर रहे हैं, प्रकाश आया, इसको किससे गुजारे, प्रिज्म से। जैसे प्रिज्म से गुजारे ये 7 रंगों में बट गया, और उस समय न्यूटन क्या हुआ, कूदा, लंबा कूदा और बोला यस वी फाइंड इट। और उन्होंने बताया कि श्वेत प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। सबसे नीचे कौन होता है, तो सबसे नीचे जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, लाल रंग। और सबसे ऊपर कौन है, बैगनी। एकदम फोटो बना दिए हैं। और इसका आप लोग ट्रिक भी जानते होंगे, वीबग्योर के रूप में आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो सबसे बीच में कौन होता है आपका, ग्रीन होता है, कौन, ग्रीन। और सबसे ऊपर वायलेट और सबसे नीचे रेड। और इसका खोज किसने किया था, न्यूटन ने। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी। दृश्य विकिरण का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है। ओके, अंडरस्टैंड, से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। आइए, संविधान का अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में निम्न में से कौन सम्मिलित है। यूनियन स्टेट केवल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों सम्मिलित है। यूनियन ऑफ स्टेट में यहां पर दिया हुआ है केवल राज्य, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में, संविधान का अनुच्छेद 1 में उल्लेखित यूनियन ऑफ स्टेट में केवल राज्य सम्मिलित होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन भी किया गया है। और कहा जाता है कि जो कुछ नया यूनियन ऑफ स्टेट बनता है, यूटी बनता है, उसको भी रखा जाता है। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और आप केंद्र शासित प्रदेश का आपको ट्रिक भी बताए हैं, चलो दिल दे अब लद्दाख जाके। ओके, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कौन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। संविधान के किस भाग में को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो 1214 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा ने वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार दिया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही, मैग्ना कार्टा के नाम से। और उसी तरह भारत में हम लोग अधिकार कहां देते हैं, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 36, 12 to 36। दिस इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकार उल्लंघन की दशा में व्यक्ति सीधे अनुसूचित 32 आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में, और आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय में वाद दायर कर सकता है मौलिक अधिकार के हनन का। ओके, कहता अगला सवाल है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की। देखिए, भारत ने कुछ नहीं दिया है संसदीय प्रणाली में, लेकिन ये जो है भारत का ही देन है, शून्यकाल। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के काल को क्या कहते हैं, शून्य काल कहते हैं। ये किस काल के, तो प्रश्न काल के ठीक बाद का काल होता है शून्य काल। ओके, तो शून्य काल में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामला उठा सकते हैं। शून्य काल प्रश्न काल के तुरंत बाद शुरू होता है। संसदीय प्रणाली में यह प्रक्रिया भारत के दिन है जो 1962 में जारी है। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, ये शून्य काल कब आया, 0 आवर इज एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रूबी रॉय नाम के एक व्यक्ति थे, द 99th स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये लोकसभा के 9वें नंबर के क्या थे, स्पीकर थे, कौन, रूबी राय। और लोकसभा इंट्रोड्यूस्ड टू सर्टेनिटी चेंजेस इन द proceeding of the house to create opportunity for the members to raise matters of urgent public importance। और इन्होंने ही क्या कहा, बोला कि देखो 2 घंटा का ब्रेक होता है, उसको 1 घंटा का कर देते, 1 से 2
और उस बीच में जो 12 से 1 का समय है उसको शून्यकाल के रूप में कह देते हैं। और इसमें आप पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा उठा सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा के तहत क्या है, जैसे अभी अडानी का मुद्दा था, ठीक ना, ही परपोज टू क्या है, मैकेनाइज द रेगुलेट द प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द 0 आवर्स राइज मैटर्स इन ए मोर ऑर्डरली मैनर्स एंड ऑप्टिमाइज द टाइम ऑफ द हाउस। और जिससे संसद के समय का क्या हो सके, उचित प्रयोग हो सके। एक ये थे रूबी राय जी और एक अभी है हमारे ओम बिरला जी। संसद को दिन चलवे नहीं करता, और आपको पता है कि 1 घंटा संसद चलने में लगभग 15 करोड़ रुपया खर्च होता है। इनमें से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? 1965 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था। 72 में हुआ था, 71 में हुआ था और 75 में, ठीक है। कहता है राष्ट्रीय आपात अभी तक भारत में 3 बार लागू हो चुका है। 62 में भारत चीन युद्ध के दौरान, 71 में भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय। 1962 में घोषित आपातकाल 1968 तक जारी रहा। अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि 65 में आपातकाल की घोषणा नहीं हुई, यह आपातकाल के पीरियड में ही आ गया, क्योंकि हम पे तुरंत चीन हमला किया, और तुरंत कौन हमला किया, तो तुरंत जो है, हाँ बिल्कुल एकदम तुरंत हमला कर दिया पाकिस्तान। हम चीन को तो धूल नहीं चटा सके, लेकिन पाकिस्तान को क्या किए, पाकिस्तान के नाको चने चबा दिए, ठीक है ना। और आपको पता है कि आपातकाल जो है भाग किस में है, भाग 18 में है, और 356 से लेकर 360 तक है, ठीक ना। और जो आपका आपातकाल है वो 356 के तहत ही लगता है, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्षता बीपी मंडल का अध्यक्षता में हुआ था। आई बीपी मंडल जी ने क्या किए थे, आपके जो है क्या दिए थे, वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किया था। और ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग ही जो है आपका क्या किया था, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही जो है आपका पहली बार क्या किया था, तो इसने आरक्षण का जो मुंडा उठाया था, इसलिए इसी समय चला था मंडल और कमंडल। और फिर बीपी गिरी की सरकार आई और उसने क्या किया, मंडलों को आरक्षण दे दिया बीपी मंडल के सिफारिश पर। ओके, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि के से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित किया जाएगा। अगर 2 माह तक 60 दिन तक कोई व्यक्ति बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता है तो उसको रिक्त कर दिया जाएगा। अधिक कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठक में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देगा। तो यहाँ 2 माह तक नहीं, 2 माह से अधिक होना चाहिए था, समझे, 2 माह से अधिक। तो 2 माह हम मार दिए 60 दिन, लेकिन 2 माह से अधिक होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई? ये सब क्वेश्चन जो है बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आपको आएगा ही एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वर्तमान में कुल कितने हैं, तो 25 फसलों को शामिल किया गया है। और ये लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा आया था। और कब घोषित किया गया था पहली बार, तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1966 में। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और लक्ष्मी एल के झा समिति की सिफारिश पर एमएसपी को लागू किया। ओके, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? जेंडर मतलब क्या है, महिलाओं के लिए अलग बजट कब पेश किया गया? 2005 और 6 में, ठीक है ना। महिलाओं के लिए अलग बजट पेश किया गया। देख रहे हैं अब क्या है, ये आपका बोर्ड विनर और ये महिलाएं हैं, इनके लिए इतना बजट दे दिया गया कि महिलाएं झुक गई है, लाद के नहीं ले जा पड़े। महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 2005-6 में भारत सरकार ने वित्तीय बजट में जेंडर बजट की घोषणा की थी। इनमें से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? स्वास्थ्य, शिक्षा, खुशहाली और जीवन निर्वाह। इसमें क्या शामिल नहीं है? खुशहाली, हैप्पीनेस। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है भूटान के राजा के द्वारा दिया गया था, ठीक है। यूएनडीपी द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के समय 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वाह स्तर है।
न्यूट्रिशन, चाइल्ड मैटरिटी, ये किस में आता है आपका, हेल्थ में आता है, ठीक है ना। उसके बाद ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल जाने का समय, और क्या है स्कूल अटेंडेंस, स्कूल में अटेंडेंस, जैसे स्कूल जाने का समय तो हम लोग एडमिशन कराए हैं लेकिन स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। और उसके बाद क्या है लिविंग स्टैंडर्ड में क्या है आपका कुकिंग रूल्स, सबों के पास क्या उज्ज्वला योजना इसीलिए ना चलाया गया था ताकि सबों के पास क्या हो सके कुकिंग फ्यूल पहुंच सके। फिर क्या है सबों का सैनिटाइजेशन, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है कि नहीं, तो हर घर जल योजना बिहार में चल रहा है, इसी के इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हाउसिंग, और उसके बाद एसेट्स। ओके, कहता है गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने या द्वितीय ने की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319 ईस्वी में, ठीक ना। चंद्रगुप्त गुप्त ने लिच्छवी कुमार देवी के विवाह किया, किससे, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ऐतिहासिक अभिलेखों में श्री गुप्त एवं घटोत्कच गुप्त को महाराज कहा गया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम महाराजा धीराज कहा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ही भारतीय साम्राज्य के पहले महाराजा धीराज थे, और चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अडुटेरिया के मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण जीके जीएस के सवाल को आप कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली में नहीं आया था, लाहौर में ही टिका रह गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का पहला शासक था। महमूद गोरी का जो है ये क्या था, दामाद था। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक इसको माना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब मीनार अपने गुरु के नाम पे किसी ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पहला एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद बेचारा क्या खेलता हुआ, पोलो खेलता हुआ घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, और इसे लाख बख्श या पील बख्श कहा जाता है। लाख बख्श इसने कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लाखों का दान किया था। इसे हातिम दूतिया भी कहा जाता है। हातिम दूतिया मतलब क्या है ये, और ये कुरान खा भी, क्योंकि ये कुरान को ये क्या किए थे, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान को पूरा चट कर गया था। और जो व्यक्ति कुरान को एकदम चट कर जाए उसे कहते हैं कुरान खा, क्या कहते हैं, कुरान खा। और जो अल्लाह ताला के रहमो करम पर अच्छे से चलता है उसे क्या कहते हैं, हातिम। आप लोग हातिम वेब सीरीज तो देखे ही होंगे। अलाई दरवाजा अथवा कुसाए शिकार, और मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और दिल्ली में जो है एक और मस्जिद का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा, जितना भी अलाई लगा हुआ चीज है ये सब कौन कराएगा, अलाउद्दीन खिलजी। कौन कराएगा, अलाउद्दीन खिलजी। शुरुआती समय में अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही उदार शासक था। कुसारे शिकार का निर्माण और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का क्या है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी की कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कौन है, अलाई दरवाजा। ओके, ठीक। और श्री का नगर, अलाई दरवाजा, जैमियत खां का मस्जिद आदि का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय, सिकंदर ए सानी की उपाधि ली थी और उपाधि ग्रंथ इसका उल्लेख सिक्कों पर करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है यह खिलजी वंश का प्रतापी शासक था। आप लोग पद्मावत मूवी देखे होंगे, तो पद्मावत मूवी में भी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के नाम की चर्चा की गई है। बिल्कुल सही। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ये जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा दोनों था। इसने और बाजार नियंत्रण की प्रणाली, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। बाजार नियंत्रण की प्रणाली कौन स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया था। और इसमें क्या था, बाजार में अगर आप बेईमानी कर रहे थे पकड़े जाइएगा तो सीधा। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी का। तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अब्बास खां शेरवानी या अबुल फजल। तो तारीख फिरोज शाही की रचना की थी जियाउद्दीन बर्नी ने, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के जीवन के बारे में लिखा गया है। तारीख जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई है और फिरोज शाह तुगलक की कहानी है। अमीर खुसरो को तूतिया हिंद कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। उसके बाद अबुल फजल ने किसकी रचना की थी, अकबरनामा की। आईने अकबरी, अकबरनामा की रचना किसने की थी, अबुल फजल ने। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब की गई, आपको पता है कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में क्या किया गया, आपका सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई। और कब हुआ था, 1932 में। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, रमजे मैकडोनाल्ड। ओके,
और इसमें क्या था कि दलितों के लिए पृथक आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 1924 में क्या हुआ था, तो 1924 में आपका एकमात्र अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटका में, जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ओके, और 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन भारत आया था। ओके, खेरा का युद्ध कब हुआ, देखिए खेरा का युद्ध ताराबाई और साहू के बीच में उत्तराधिकार के लिए 1707 में हुआ था, जिसमें साहू की मदद किसने की थी, तो साहू की मदद पेशवा ने की थी, पेशवा बाजीराव बालाजी बाजीराव, और इस वजह से ये जीत गए। और जीतने के बाद क्या किया, साहू ने पेशवा को उपाधि दी और साहू को द्वितीय शिवाजी शिवाजी द्वितीय भी कहा जाता है। वैसे शिवाजी द्वितीय के नाम से ताराबाई का बेटा भी था जो कि शासन कर रहा था। ओके, और कहता है 1728 में क्या हुआ था, कमेंट बॉक्स में। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु क्या है, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम। ओके, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पर्णहरित हरित लवक पर्ण हरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों में हरे रंग का क्या है, कारण है। ग्रीन पिगमेंट इसी के वजह से होता है। और क्लोरोफिल के वजह से क्या है, पृथ्वी पर जीवन संभव है। ओके, कहता है त्रिवलनी कपाट ट्राई कस्टल भाल्व्स पाया जाता है दायां अलिंद एवं बायां अलिंद के बीच। दायां अलिंद, देखिए ये जो हमारा हृदय है, हृदय इस तरह से 4 भाल्वों से होता है। दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। किसके बीच में पाया जाता है साथियों, यहाँ पर फोटो भी बना हुआ है। दायां अलिंद और दायां निलय के बीच पाया जाता है। ये है आपका राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। ओके, और क्या है, ये एरोटा है। उसके ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जाता है, तो दाएं दाएं में, और ऑक्सीजन प्योर ब्लड कहाँ जाता है, बाएं से। ठीक है, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी को क्या कहते हैं, ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो अशुद्ध रक्त का क्या करती है, संवहन करती है। और एरोटिक भाल वहीं पर पाया जा रहा है, देख रहे हैं आप, एरोटिक भाल और मिडाइबल भाल। ठीक है, ये नीचे का भाग क्या होता है, मोटा होता है हृदय का। और हृदय की गति को कौन नियंत्रित करता है, ऐसे नोड। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है सेरिबेलम। शरीर का संतुलन, और आप जब शराब पीते हैं आपका यही सेरिबेलम बेलना की तरह गड़बड़ा जाता है और आप क्या होते हैं, भटकने लगते इधर उधर। सेरिबेलम को क्या कहते हैं, लिटिल ब्रेन कहते हैं। सेरिबेलम क्या है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। और सेरिब्रम के नीचे ही होता है आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि प्यार, लव, घृणा, हिंसा, द्वेष इस सब में मदद करता है। और साथियों पता होना चाहिए आपको, दिल दिया नहीं, हाइपोथैलेमस ने प्यार किया, हाइपोथैलेमस ने नफरत किया। प्यार, घृणा, हिंसा सब हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। और ये जो सेरिबेलम है, इसी के नीचे रहता है पीनियल घड़ी लगा हुआ। जब आप सोते हैं और एग्जाम रहता है तो आप क्या होते हैं, समय पर जग जाते हैं। ओके, पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन B3, B5, B6 या B7। तो पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का क्या है, रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया एवं त्वचा रोग उत्पन्न होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है विटामिन 6, अंडा में, मछली में, टमाटर में, हरी साग सब्जियों में, सूरजमुखी के तेल में। सेंट जोन्स निम्न में से किस देश की राजधानी है, सेंट जोन्स किस देश की राजधानी है, बताइए। कोस्टारिका की। आप लोग ये मूवी देखे हैं, कौन सा, जिसमें खुली सड़क पे मटर गश्ती, खुली सड़क पे जो दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर गाना गाता है, उसमें तमाशा, हाँ तमाशा मूवी। तो तमाशा मूवी पूरा का पूरा कहाँ शूट किया गया है, तमाशा कोस्टारिका में शूट किया। आप लोग जाकर देख लीजिए। तो यही कोस्टारिका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिकी कंट्री का देश है। और इसी की राजधानी आपका क्या है, सेंट जोन्स है। प्यूर्टो रिको की राजधानी होंडुरास एवं जमैका की राजधानी क्रमशः सेंट जुआन किसकी राजधानी है, प्यूर्टो रिको की। उसके बाद तेगुसिल्पा किसकी राजधानी है, होंडुरास की। और जमैका की राजधानी क्या है, किंगस्टन। जमैका की राजधानी क्या है, किंगस्टन। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ, देहरादून, नागपुर या वाराणसी। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ, देहरादून में। ओके, तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में। कहता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जनेवा में। लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ है, जनेवा में। स्वास्थ्य विभाग का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में।
पता विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड जनेवा में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ओके, पता निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? देखिए, आपको पता है कि वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था, और इसके बारे में एक कथन भी है कि जब अंग्रेज वायसराय लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं, लॉर्ड डलहौजी जब आक्रमण करते हैं कुशासन का आरोप लगाकर अवध पर, तो वाजिद अली शाह बैठा ही रह जाता है और सभी भाग जाते हैं। तो डलहौजी कहता है कि अरे तुम क्यों नहीं भागा? तो वाजिद अली शाह ने कहा कि मेरे नौकर ने मुझे क्या किया, जूता नहीं पहनाया, कमबख्त खुद भाग गया। तो ऐसे होते थे हमारे लखनऊ के नवाब। नवाबों की लखनी लखनऊ, और अभी लखनऊ और किसका मैच चल रहा है? कमेंट बॉक्स में लखनऊ और किसका मैच चल रहा है? चल ही रहा होगा किसी का। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इंजाम लगाकर 1856 में डलहौजी ने राज हड़प की नीति अपना ली, और इसके बाद जब 1857 का विद्रोह होता है, इसी की पत्नी और इसका पुत्र बिजलिस कादिर नवाब बनता, और इसकी पत्नी बेगम हजरत महल महक परी के नाम से अंग्रेजों का क्या करते, विरोध। और जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उस समय कौन था? शुजाउद्दौला था। कौन था? शुजाउद्दौला। और अवध का स्वतंत्र अवध के राज्य की स्थापना किसने की थी? सादत खान ने की थी। ओके, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? बच्चा बच्चा जनहित हो कि शिक्षक महोदय, भावी शिक्षकों, यह प्रश्न तो बच्चे भी जानते हैं। लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव मांगता, और लखनऊ अधिवेशन में ऐसी चला था, अंबिका चरण मजूमदार थे, और इसमें गरम दल और आपका क्या है, नरम दल, सभी एक हो गए थे, उग्रवादी। और कराची अधिवेशन में मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार की चर्चा हुई थी, मूल अधिकार की चर्चा। इसकी अध्यक्षता कौन के थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी अध्यक्षता कौन के थे? अंबिका चरण। और इसकी अध्यक्षता कौन के थे? इसकी अध्यक्षता के थे जवाहरलाल नेहरू। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस में पहली बार फूट हुई थी। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू ने चरखा वाला तिरंगा फहराया, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया। इसीलिए जब संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार था, तो भी क्या किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तथा बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो ये किसके नेतृत्व में मिला था? बिल्कुल सही, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में और आगा खां के नेतृत्व में। तथा बंगाल विभाजन की घोषणा 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमान के एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था, और इसी समय लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि आप अपने लिए क्या कीजिए, एक अलग दल बनाइए। और तभी 1906 में दिसंबर में ढाका के नवाब समीउल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर क्या किया? मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1928 में किया गया। और सोशलिस्ट शब्द जो है, ये हमारे वीर इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के कहने पर दिया गया था। और संस्थापक कर्ता कौन थे आपके? चंद्रशेखर आजाद। मैं आजाद पैदा लिया हूं और आजाद ही करूंगा। ओके, और इससे पहले जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था इसे, और इसकी स्थापना सत्येंद्रनाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल सब ने मिलकर की थी। निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? तो माउंट बेटन योजना को ही डिकी बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। और इसी योजना के द्वारा क्या किया गया था? तो भारत में संविधान सभा का विभाजन किया गया था, और भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। तो माउंट बेटन योजना या डिकी बर्ड योजना, या फिर आप इसे किस बालकन प्लान, सभी के नाम से इसी को जाना जाता है, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। और माउंट बेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। ओके, कैबिनेट मिशन के बाद क्या हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के बाद भारत में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? बच्चा बच्चा जानते हैं, राखी गढ़ी कहाँ पाया गया है? हरियाणा में। क्या भावी शिक्षकों, मजा आ रहा है? ओके, और धौलावीरा में क्या है? तो धौलावीरा में 3 भागों में बांटा हुआ शहर था, उत्तरी, दक्षिणी और बीच का। चंद्राहो में आपके क्या है? रंगपुर, ये सब का है। चलिए देखिए, ये क्या है आपका? राखी गढ़ी है। ओके, यह हड़प्पा है। ओके, और हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल क्या था आपका?
तो राखी गढ़ी के बाद एक जगह है उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। यह 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता था। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का संभव है, लेकिन बौद्ध धर्म में ज्यादा है। और जैन धर्म में कहा है कि श्रवण क्या करना है, संलेखना विधि के द्वारा करना। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ काटे थे? श्रावस्ती में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ओके, तो गौतम बुद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनमें से क्या नहीं बदलता है? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलता है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। ओके, कहता है डूबते हुए सूर्य लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है? तो डूबता हुआ सूर्य जो लाल दिखाई देता है, यह अपवर्तन है। क्या है भैया? अपवर्तन और परावर्तन। जब प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है, जब श्वेत प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम में उपस्थित धूल कण इत्यादि से टकराकर चारों तरफ बिखर जाती है, जिस प्रकाश की प्रकीर्णन कहा जाता है। और जिस प्रकाश में और ये लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन अधिक नहीं होता। इसलिए ये क्या होता है हमें? ये हमें क्या होता है? अपवर्तन के कारण हमें पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। व्यातीकरण के कारण जो हमें मोर का पंख या कबूतर का गर्दन चमकीला प्रतीत होता है। ओके, इनमें से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में ना चिपकने वाली परत के रूप में चढ़ाने में किया जाता है? टेफ्लॉन। महिलाएं जितने भी हमारी भावी शिक्षकें देख रही है, अब दहेज में टेफ्लॉन वाला लेके जाना है। क्या? नॉन स्टिकी। अगर खाना बनाने नहीं भी आता है तो भी खाना जलेगा नहीं। टेफ्लॉन का उपयोग खाना बनाने वाली बर्तन में ना चिपकने वाले परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। यह एक क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया? सर्वप्रथम असम को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। असम जो है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। असम 2 देशों के साथ भी सीमा साझा करता है। किसके किसके साथ? नेपाल और भूटान के साथ। यह है आपका प्यारा असम। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में लगता है। और सर्वप्रथम असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। ये सब आपको पता ही होगा। और सर्वप्रथम 1969 में असम राज्य में को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। वर्तमान में 11 भारतीय राज्य को विशेष राज्य का दर्जा है और बिहार भी इसका मांग कर रहा है। आज का आखिरी सवाल, दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? दल बदल अधिनियम संविधान के 10वीं अनुसूची में वर्णित है। इसे 52वां संविधान संशोधन द्वारा राजीव गांधी के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि जैसे नेता क्या करते हैं, आया राम गया राम की तरह। दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में वर्णित? 10वीं। दल परिवर्तन के आधार पर निहत्ताओं के बारे में उपबंध संविधान के 10वीं अनुसूची में वर्णित है। इस अधिनियम को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, अब एडुटेरिया के नाम पर एक पेड़ लगाइए और सर को क्या कीजिए? मेल कीजिए। ओके, आज की क्लास यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपको यह क्लास कैसा लगा, आपको कुछ मजा आया कि नहीं आया। और अगर मजा आ गया है तो क्या करना है? इस वीडियो को लाइक कर देना है और बाकी के वीडियो को भी देखना है। जीव विज्ञान का एचडी क्लास तो जरूर देखें, दमदार क्लास है। ओके, और साथ ही साथ हिंदी के क्लास, इतिहास का जो आपका पूरा मॉडल सेट उपलब्ध करा दिया गया है। ओके, ये कंप्लीट इतिहास उपलब्ध है आपको, मिडाइवल, एंशिएंट, सब कुछ। ओके, तो आप लोग इसको देखिए और याद रखिएगा साथियों, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।